हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ के बारे में पढ़ेंगे। और इस पाठ के लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी ने। यानी प्रदीप तिवारी जी ने जब सिनेमा के इतिहास से हमें रूबरू करा रहे हैं और इसकी जानकारी इन्होंने इस पाठ के ज़रिए हमको भी दी है। क्योंकि आज जो फिल्म जगत है आज एक बड़ा उद्योग के रूप में हमारे सामने आता है। और हम ये देखते हैं कि जो फिल्म जगत होता है वह हमें हमारा मनोरंजन करता है, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य था हमारा मनोरंजन करना। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि मनोरंजन के साथ साथ कई इतने जो फिल्म उद्योग है या फिल्मों में हमने देखा है, सिनेमा में हमने देखा है कि हमें कई और रोचक जानकारियों से आता है। यानी हमारे समाज में चलती जो भी घटनाएं होती थी उनको फिल्मों के माध्यम से दर्शाया जाता था। इसीलिए लोगों का जो लगाव है वो इस फिल्म इंडस्ट्री से, फिल्म उद्योग से जुड़ा रहा है। आज देखिए धीरे धीरे समय बदलते बदलते हमने ये देखा कि आज जो है फिल्म को या सिनेमा को एक उद्योग जगत के रूप में देखा गया था। आज इसमें कई हम सारे जो हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जिनमें हम जो प्रमुख अभिनेता अभिनेत्रियों को देखते हैं। अब इसमें इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है कि हम इसके साथ साथ कई जो गाने हैं उनमें भी हम देख पा रहे हैं कि कई सारे जो गाने हैं इसकी भी इंडस्ट्री अलग हो चुकी है। कई सारे गीतकार हमारे, यानी इसके साथ साथ देखा था कि हमारे जितने भी अभिनय नहीं कर पाने वाले, यानी अभिनय के लिए तो सिनेमा है, लेकिन इसके अलावा भी कितने लोगों को इसका जो है उद्योग में इनको काम करने का मौका मिला है। तो कई लोगों का रोज़गार से जुड़ा था। तो हम बात कर रहे हैं जब हमारे देश में जब फिल्मों का चलन हुआ था या हमारे यहाँ फिल्में बनना शुरू हुई थी तो हमें क्या क्या दिक्कतें आने लगी थी। पहली फ़िल्म जो हमारी बनी थी उसमें क्या था। फिर जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे मूक फिल्मों की, क्योंकि हमारे जो हम इतिहास में देखें तो जब फिल्मों का, सिनेमा का निर्माण हुआ था, जो फिल्म आई थी तो पहले मूक फिल्में ही चला करती, यानी जिसमें केवल कलाकार अभिनय करते थे। यानी उनकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी, केवल अभिनय किया जाता है, उनके हाव भाव से ही समझा जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे चलन में आया कि फिर वो फिल्में बोलने लगी, यानी उसके जितने भी कलाकार थे वो आपस में बातचीत करते हुए दिखे थे। तो यहीं से हमारी इंडस्ट्री की शुरुआत होती है। और धीरे धीरे आकर देखते हैं आज जो फिल्म उद्योग जो है काफ़ी बड़ा उद्योग, काफ़ी प्रसार इसका हो चुका है। कई भाषाएं, कई राज्यों की जो है राज्यों ने भी इस पर काम किया था, यानी प्रादेशिक भाषाओं पर भी फिल्मों का निर्माण होना शुरू हो चुका है। तो आइए आगे पाठ को प्रारंभ करते हैं कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म थी आलम आरा के पोस्टरों के पर विज्ञापन की पंक्तियाँ लिखी थी। यानी जो हमने अभी पंक्तियाँ पढ़ी इस पर जो लिखा था कि इससे पहले, यानी जो भारत की जो यहाँ हम बात कर रहे हैं, पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। इस फिल्म के आने से पहले जितने भी सिनेमा में जितनी भी फिल्में आती थी इससे पहले वह सारी मूक फिल्में होती, यानी जिसमें कलाकार अपने हाव भाव के जरिए लोगों को समझा पाते, यानी उनकी बातचीत सुनाई नहीं देती, केवल उनको देखा जा सकता था। तो जब ये लाइनें लिखी गई थी, जब ये फिल्म जब पहली बार प्रदर्शित की जाती है, जब इसके पोस्टर छपे जाते हैं तो उस पर लिखा था, यानी कोटेशन जो लिखी थी, लाइनें लिखी थी, यानी इसको बताया गया था लाइनों के जरिए कि जिस फिल्म में आप देख रहे हैं उसमें जितने भी कलाकार हैं सब सजीव है। सजीव का मतलब वे सांस ले रहे हैं और वह बोल पा रहे हैं, यानी उनकी आवाज़ को भी आप अच्छे से सुन पा रहे हैं। और उसमें इतने 78 जो मुर्दा हैं वो इंसान जिंदा हो गए, यानी जितने इतने कलाकार काम में लिए गए थे वे सारे क्या जिंदा होने का मतलब है उनकी आवाज़ें भी अब आपको सुनने लगेगी और उनको बोलते बात करते देखो। तो यानी ये जो समय के जितने भी जो सिनेमा जगत से सिनेमा देखने वाले जितने भी लोग थे उनके लिए काफ़ी जो है आकर्षक चीज़ बनी थी कि कोई पहली फिल्म बनेगी जिसमें हम कलाकारों को बोलते हुए देखेंगे। तो ये देखिए फिल्म की जो शुरुआत है, यानी इस जगत में हमारे भारतीय जो सिनेमा जगत में है कि 14 मार्च 1931 की वे ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। यानी 14 मार्च 1931 को क्या हुआ था, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा जो थी वो सिनेमा में दिखाई गई थी, यानी लोगों को दिखाई गई थी। सिनेमा जैसे हमारे हर जो शुक्रवार होता था नई नई फिल्में जो रिलीज़ होती थी, चलती थी, तो उस समय 14 मार्च 1931 को क्या होता है कि भारत के अंदर पहली बोलती फिल्म आलम आरा को प्रदर्शित की गई थी। इससे पहले भी हम रोचक चीज़ जान लेते हैं
कि ये तो रही थी भारत की पहली फिल्म जो बोलती थी, यानी सवाक फिल्म थी। और हम बात करें अगर भारत की वह कौन सी पहली मूवी है जो मूक फिल्म थी, यानी जिसमें केवल कलाकार केवल अभिनय के द्वारा ही लोगों को समझा पाते हैं, जिसमें हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, केवल उनका चलना फिरना, उनके हाव भाव को ही देखकर समझा जाता था। तो पहली जो भारत की पहली मूक फिल्म जो थी, यानी इसको हम पहली भारत की पहली मूवी भी कह सकते हैं, वो थी राजा हरिश्चंद्र, यानी इससे लगभग 10 साल पहले की के लगभग जो पहली फिल्म बनाई गई थी वो थी राजा हरिश्चंद्र, जिसमें केवल कलाकार जो चलते फिरते दिखाई दे रहे थे या उनका अभिनय हमें दिखाई दे पड़ रहा था, लेकिन उनकी आवाज़ें नहीं आ पा रही थी। अरे ये लोगों में एक जो से शौकीन थे, जो फिल्मों को देखने के शौकीन थे या सिनेमा को देखने से जो शौकीन थे, उनमें एक इच्छा बनी रहती थी कि जो हम कुछ देख पा रहे हैं काश से सुन भी पाते थे। तो ये सब संभव हो पाया था अलमारा फिल्म के बाद में, यानी इस फिल्म के जरिए ही लोगों ने जो थे अपने कलाकारों को आवाज़ उनकी पहली बार सुनी थी। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था, यानी उस समय पहली बार ये प्रयोग किया गया था कि कलाकार जो बोले उनकी आवाज़ों को रिकॉर्ड करके उनको फिल्माया भी गया था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। अब हम देखते हैं, चाहे दौर किसी भी चीज़ का रहा हो, जो पुरानी चीज़ चलती है वो अपने चरम सीमा पे होती है, उसके बाद उसमें नयापन मिलता है। चाहे वो हमारे किसी भी इंडस्ट्री से ले लें, किसी भी जगत से ले लें, और किसी भी विभाग से या किसी भी हम जगत की बात करें तो उसमें नया बदलाव ज़रूर आता है। और नया बदलाव जो आता है वो शायद लोगों के लिए नई चीज़ें, रोचक जानकारी या रोचक चीज़ों से भरा होता है। तो इसमें लोगों का जुड़ाव जो होता है काफ़ी कुछ देखा जाता है, क्योंकि इस समय हम देख रहे थे कि जब ये फिल्म आई थी, इससे पहले जो था मूक फिल्मों को के लोग देखने के इतने आदी हो चुके थे या उनके लिए वैसा ही चीज़ था कि उसमें लोग काफ़ी समझने भी लगे थे। लेकिन धीरे धीरे आगे देखा कि लोग जब उसमें हो गए थे, तब ऐसी फिल्म आई थी भारत के अंदर जो काफ़ी बोलती हुई थी। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी थी। जैसे कि हमने बात करी थी कि जैसे फिल्मों का निर्माण शुरू होता है भारत में, इस फिल्म जगत जैसे शुरू होता है, तो हमारे जैसे भारत में कई राज्य हैं, हर राज्य की अलग अलग भाषा है, तो हमने देखा कि अलग अलग भाषाओं में भी फिल्मों का निर्माण किया गया है। तो जिस साल 1931 की हम बात कर रहे हैं, इस साल आलम-आरा के साथ साथ कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी थी, जिसमें कोई आवाज़ नहीं थी, यानी किसी भी तरह का आवाज़ नहीं सुन सकते थे किसी भी कलाकार का। मगर अब नया समय आ चुका था, अब बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। अब तो हम बात करते हैं इस जो फिल्म थी, इसके जो कलाकार थे या जिसको डायरेक्टर जो थे, इसके बनाने वालों के बारे में, कि पहली बोलती फिल्म आलम-आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशियर एम ईरानी। काफ़ी बड़ा इनका योगदान फिल्म उद्योग के लिए रहता है, फिल्म जगत के लिए रहता है कि इन्होंने ऐसी फिल्म का निर्माण किया था, अर्देशियर एम ईरानी। अर्देशियर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबॉट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। यानी कि हम देख रहे हैं हमारे देश में जितने भी तकनीक का, आधुनिकी का जितना भी विकास होता है वो थोड़ा लेट ज़रूर होता है, लेकिन हो ज़रूर जाता है। तो हमने देखा था जब बाहरी दुनिया में जब किसी चीज़ का निर्माण होता है तो उसको हमारे यहाँ आने में समय लगता था। तो जब उन्होंने एक हॉलीवुड यानी विदेशी फिल्म देखी थी शोबॉट, तो उसमें देखा था कि कलाकार उसमें बोलते हुए भी दिख रहे हैं, तो उनके मन में इच्छा जगी कि मैं भी ऐसी फिल्म बनाऊँ जिसमें हमारे कलाकार बोलते हुए लोगों को दिखाई दें। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की एक पटकथा बनाई। अब देखिए यहाँ पे पटकथा का मतलब क्या होता है? पटकथा से मतलब होता है यहाँ पे एक कहानी की, जो एक फिल्म होती है उसकी एक कहानी। क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि एक स्टोरी जो हम बात करते हैं कि हर फिल्म की एक स्टोरी होती है, यानी किसी न किसी कहानी को बेस लेकर एक फिल्म का निर्माण किया जाता है। बिना कहानी के कोई फिल्म चल नहीं सकती, चाहे आप उसमें राजा रानी की, चाहे इतिहास से जुड़े हो, चाहे किसी व्यक्ति को लेकर बनाई गई हो, तो उसमें कोई ना कोई कहानी हमारे पास होती है। तो उन्होंने एक पारसी रंगमंच, यानी जो हम पहले देखते थे भारत में फिल्मों के चयन से पहले, भारत में जब फिल्में नहीं बनती थी उस समय लोग किस तरह से अपना मनोरंजन किया करते थे, किस समय से उस समय कलाकार हमारे कार्य करते थे, तो हमने देखा था रंगमंच जो होते थे। आज भी हमारे कई रंगमंच है, हमारे शहरों में रंगमंच होते हैं, उसमें कई तरह के कलाकार आते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं। या हम देखते हैं कि हमारे यहाँ रामलीला जैसे होती है तो वो भी एक रंगमंच पर दिखाई जाती है। तो उस समय पहले हमारे पास यही प्रथा थी। फिर जैसे जैसे हमारे यहाँ कैमरे का जैसे निर्माण होता है, कैमरा जब हमारे पास आता है और उसके बाद हमने वीडियो जो हम देखते हैं कि मूवी जब हमारे हाथ में आती है, जब तो उन्होंने देखा कि इससे शायद जो हम रंगमंच पे जो चीज़ें कर रहे हैं
उसको हम क्या कर सकें, इसको रिकॉर्ड करके एक फिल्म के जरिए इसके लोगों तक दिखा सकें, तो एक बड़े पर्दे पर इसे हम लोगों पर दिखा सकें। तो उन्होंने एक पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक था, उसको लेकर अपनी फिल्म की एक कहानी बनाई। इस नाटक के कई गाने जो कि तो फिल्म में ले लिए गए, यानी इसमें जो उन्होंने, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि पारसी रंगमंच का एक जो कहानी थी उसको अपनी एक फिल्म की कहानी से जोड़ा, तो इस नाटक के जितने भी गाने थे उनको जो कि तो जैसा का जैसा ही क्या कर लिया, अपनी फिल्म में ले लिया। आगे बात करें कि एक इंटरव्यू में अर्देशियर ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। यानी कि हम देखें, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो थी उस समय फल फूलने में इतनी फल फूली नहीं थी, यानी इसका निर्माण धीरे धीरे बढ़ रहा था। क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं, फिल्म को एक उद्योग के रूप में देख रहे हैं, फिल्म जगत को देख रहे हैं, तो इसका विकास होना बाकी था, यानी अभी तक काफ़ी जो लोग थे इससे जुड़े नहीं थे, तो धीरे धीरे इस फिल्म का निर्माण होना था। तो इसके लिए हम देखते हैं कि आप जैसे आज फिल्म आती है तो फिल्म से स्टार्टिंग से पहले हम क्या देखते हैं कि हम इसको बनाने वाले, इसमें आता है डायरेक्टर के बारे में पता रहता है, प्रोड्यूसर के बारे में रहता है, इसके हम जितने कैरेक्टर हैं उनका परिचय दिया जाता है। अब देखिए इसके आगे किन किन का परिचय देते हैं कि इस कहानी के जो राइटर होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, इस फिल्म में जितने भी गाने दिए उसके गीतकार के बारे में, जितने संगीत जिसने दिया है संगीतकार के बारे में, और जिन्होंने भी और भी इस फिल्म में किसी फिल्म में अपना योगदान दिया है उन सब का कहीं ना कहीं परिचय हमें मौजूद मिलता है। तो लेकिन भारत में ये शुरुआत जो होनी थी ये काफ़ी धीमी थी उस समय। तो उस समय जितने भी फिल्म बनाने वाले होते थे वो अपने स्तर पर कर लिया करते थे। अब जबकि ये फिल्म उद्योग एक बड़े विकसित रूप में होना जा रहा था, तो इसके साथ साथ इन्हें कई सारे ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ रही थी कि कोई फिल्म के लिए कहानी लिखे या इसके लिए कोई गीत लिख डाले, इसके गीत गाएं। तो यानी इन कलाकारों की, इन ऐसे लोगों की अभी तक फिल्म उद्योग को ज़रूरत थी। तो यानी इन्होंने जो अपनी एक पारसी रंगमंच से जो नाटक का एक फिल्म को अपनी पटकथा बनाई थी, तो अब इनके पास जो चीज़ें नहीं थी इसके लिए वो अब आगे काम करना शुरू कर रहे थे। तो यानी इन सब चीज़ों की शुरुआत करनी थी। अर्देशियर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी, यानी इसके लिए देखिए कि जो फिल्म बनाने वाले हैं, जो अर्देशियर थे यानी डायरेक्टर थे, उनको खुद ही क्या करना था, इसके लिए जो गाने चुने गए थे उसके लिए धुन भी उन्हीं को खुद को ही चुनना था। फिल्म संगीत में महज तीन वाद्य जो आते हैं, जो हमारे संगीत में जो काम है, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया था। आज तो हम देखते हैं कि जितना संगीत बनाया जाता है कितने ही तकनीक यानी टेक्निक का सहारा लिया जाता है, कितने ही वाद्य यंत्र का उसमें उपयोग किया जाता है, लेकिन जो उन्होंने जो फिल्म जो बना रहे थे उसमें केवल 3 वाद्य यंत्र ही थे, एक तबला था, एक हारमोनियम था और एक वायलिन था। इन केवल 3 वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करके ही उन्होंने अपनी धुनें तैयार करी। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया था, क्योंकि लगभग हर किसी का इसमें सहयोग रहा था इसके गाने बनाने में, इस कारण से इसमें संगीतकार या गीतकार का कहीं पे भी नाम नहीं डाला गया था। इस फिल्म के पहले पार्श्व गायक बने WM खान, यानी जो पार्श्व गायक होते हैं जो बैकग्राउंड जो म्यूज़िक गाते हैं, जैसे कि हमने देखा है कि आगे हमारा कैरेक्टर रहता है और पीछे कोई और सॉन्ग गा रहा होता है, तो उसमें हमारे WM खान जी ने क्या किया था, अपना सहयोग दिया था। तो पहला गाना था इसका कि दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। तो ये गाना जो गाया था वो हमारे WM खान जी ने गाया था, जो इसके फिल्म के पहले पार्श्व गायक भी बने थे। तो आगे देखें, आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। यानी उस समय देखिए कि जो हमारा जो फिल्म जगत में जो साउंड सिस्टम यूज़ किया जाता था वो इतना उच्च तकनीक का नहीं था। यानी उस समय हमारे पास जो फिल्म जगत वालों के पास इतनी तकनीकी का ज्ञान नहीं था, यानी इतनी तकनीक का अभाव था, क्योंकि उस समय तो हमारे ये धीरे धीरे इंडस्ट्री जो थी फल फूल रही थी, इसका विकास हो रहा था, यानी अपने स्तर पर ही आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी। तो इसमें देखिए जो आज के समय जो साउंड रिकॉर्ड होते हैं, तो आप देखिए कहीं जो बाहर की आवाज़ें होती हैं उन सबको रोक दिया जाता है, केवल जो एक जो ट्यून होती है, जो संगीत होता है केवल वो, और जो एक जो गाने वाला सिंगर जो होता है केवल उन्हीं की आवाज़ों को रिकॉर्ड होता है। क्योंकि हम देख रहे हैं आज कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, अगर हम जैसे हमारे पास आज तकनीकी इतना सहारा है, जैसे हमारे पास फ़ोन है, हम कभी बाहर की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि कितनी आवाज़ें जो है बाहर की आपको
कितनी ही आवाज़ें होती हैं जो आपको बाहर की आवाज़ें होती है वो उसमें यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती है, यानी आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो कई बार उसमें आवाज़ होती है वो साफ़ या क्लियर नहीं हो पाती है। तो इस कारण से जो समय थे डिस्क फॉर्मेट्स को रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता था, इस कारण से उनको जो संगीत होता था वो रात्रि के समय ही उसको रिकॉर्ड करना, यानी उसकी शूटिंग करनी पड़ती थी। और तो फिल्मों की शूटिंग भी क्या होनी पड़ती थी, उसके लिए रात को ही इसकी शूटिंग की जाती थी। यानी आज के समय तो है कि आपका साउंड रिकॉर्ड हो जाता है, साउंड कभी भी रिकॉर्ड किया जा सकता है और उसको फिल्म के साथ दर्शा दिया जाता है। लेकिन उस समय तो क्या होता था कि रिकॉर्डिंग एक साथ चल रही होती है, तो उस समय क्या होता था जैसे कलाकार जब पर्दे पर होते थे या कलाकार को जब शूटिंग होती थी तो उसके साथ साथ गायक जो होते थे वाद्य यंत्र लेकर बैठ जाते थे और उसके साथ ही उस गाने को प्रारंभ करते थे ताकि वो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हुई हमारे को दिखाई सी दे। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। अब यानी देखिए जो मूक फिल्में होती थी और उसमें रात को तो अभिनय नहीं किया जा सकता, रात को उसका फिल्मांकन नहीं किया जाता था, क्योंकि पहली चीज़ तो उसमें कहीं आवाज़ तो कहीं सुनाई पड़ती नहीं थी। अब बिना आवाज़ की अगर हमारे जो कलाकार होते थे अगर वो रात को भी करेंगे तो चाहे कितनी व्यवस्था कर दो, अगर उनके हाव भाव अगर लोगों को तक अगर नहीं पहुँचेंगे तो शायद वो फिल्म उतना उनको इतना ज़्यादा आकर्षित नहीं कर पाती थी। लेकिन अब ये हमारे यहाँ पर एक युग की शुरुआत हो रही थी, एक नए बोलती फिल्म की शुरुआत हो रही थी, तो इस कारण से जो आलम आरा की शूटिंग होती थी वो रात्रि के समय की जाती थी, क्योंकि उस समय जो गाने थे वो भी गाने रात को ही फिल्म के साथ ही शूट करते थे, यानी सब काम एक साथ ही शूट होता था, तो उनको रात को ये व्यवस्था करनी पड़ती थी। इस कारण से उन्हें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती थी, जैसे लाइटें वगैरह का लाइटें इतनी लगा दी जाती थी कि उससे लगता शायद ये कि जो फिल्म का फिल्मांकन जो हो रहा है वो दिन के समय ही किया जा रहा है। यही से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का ज़रूरी हिस्सा बनी, यानी यही इनका जो देन है, इनकी जो इन्होंने जो एक नया प्रयोग जो फिल्मों में किया था आगे जाकर कुछ समय तक के लिए फिल्म निर्माण के लिए ज़रूरी हिस्सा बन चुकी थी। आगे हम अगले वीडियो में आलम आरा फिल्म के बारे में और भी जानकारी लेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा था, और इस पाठ के लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी ने। आज देखिए हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म उद्योग से जुड़ी बातों के बारे में। तो भारत में जब एक नया प्रयोग हुआ था, नई एक शुरुआत हुई थी फिल्मों के दौर से, कि भारत की जब एक पहली फिल्म बनी थी आलम आरा, बहुत चर्चित और बहुत ज़्यादा दिनों तक सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली एक जो मूवी रही है उसका नाम था आलम आरा, जो अर्देशियर एम ईरानी जी जो इस फिल्म के निर्माता रहे थे, निर्देशक रहे थे, जिन्होंने इस फिल्म को बनाया था। और ये फिल्म जो थी कब रिलीज होती है भारतीय इतिहास में, 14 मार्च 1931 की। अब देखिए भारतीय इतिहास में हम बात करें फिल्म जगत के बारे में, तो फिल्म उद्योग एक नए चरम, नए उद्देश्यों को लेकर सामने आती है। अब ये फिल्म जो थी इस समय का दौर इसलिए फेमस कही जाती है क्योंकि इससे पहले जो फिल्में बनती थी उसमें हमने देखा था कि वो फिल्में मूक होती थी, यानी जिसमें हमारे कैरेक्टर कलाकार होते थे वो बोलते नहीं थे, यानी उनकी बातचीत नहीं होती थी। इस तरीके से वो अपनी फिल्म के अपने अभिनय के द्वारा लोगों तक समझाया जाता था, लोगों तक समझा सकते थे। लेकिन इसके बाद देखा हमने कि जो हमारे अर्देशियर एम ईरानी जी थे उन्होंने इसकी शुरुआत करने की कहाँ से सोची थी, कि जब उन्होंने 1929 के अंदर एक हॉलीवुड फिल्म देखी थी उन्होंने, शोबोट। तो शोबोट में जब उन्होंने देखा कि उसमें फिल्म में जितने भी कलाकार काम कर रहे हैं वो सारे आपस से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी फिल्म बनाऊं जिसमें हमारे कलाकार भी क्या करें, आपस में बातचीत करते हुए दिखे, क्योंकि एक नया प्रयोग करना था। अब इस प्रयोग के लिए उन्हें काफ़ी कुछ मेहनत करनी थी, तो इसके लिए इन्होंने शुरुआत करी। अब देखिए आगे जब फिल्म की शुरुआत होती है कि अब इनको एक कहानी चाहिए थी कि कहानी किस पे बनाए, तो इन्होंने एक पारसी रंगमंच की एक कहानी थी। पानी जो रंगमंच होते थे जैसे हमारे क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं, जिसमें हमारे जैसे कि रामलीला की जाती है, वो भी एक रंगमंच का माध्यम, क्योंकि हमारे पहले मनोरंजन के साधनों में यही था, फिल्म या पर्दे पर हम किसी की शूटिंग कभी देख नहीं पाते थे, उसको केवल जो लोग होते हैं, भीड़ होती थी, वो समूह ही देख पाता था। जब फिल्मों का दौर शुरू होता है हमारे यहाँ पर इसकी देन हुई थी, तो अर्देशियर एम ईरानी जी क्या किया कि पारसी रंगमंच को जो एक नाटक था उसको क्या करे, फिल्म की एक कहानी बनाई और उसको लेकर एक पर्दे पर उसको क्या करा, फिल्माया गया था। अब उसके जो गाने थे उसको जो को तो अपनी फिल्म में लेके आते हैं। अब आगे देखें कि आगे जो उन्होंने शुरुआत की थी, अब जो फिल्म की हम बात कर रहे हैं, आलम आरा फिल्म की जहाँ बात कर रहे हैं,
अब इसके लिए देखिए, इसके लिए जहाँ आज के समय तो हम देखते हैं जो फिल्म जगत है उसमें हर चीज़ की डिमांड होगी, यानी इतना क्षेत्र बढ़ गया है उसका। लेकिन उस समय हम देखें न तो कोई संगीतकार होता था न कोई गीतकार होता था, तो इन्होंने केवल 3 वाद्य यंत्र तबला, हारमोनियम और वायलिन के सहारे क्या किया था, संगीत तैयार किया था। और इसको गाने वाले जो अधिकतर उसमें कलाकार जो होते थे, क्योंकि इतने फेमस था नहीं, इतना कोई प्रसिद्ध था नहीं, तो जो भी मिला उनसे गाना गवा लिया गया। अब इसमें भी इनको फिल्म बनाने के दौरान भी कई दिक्कतें आती थी, क्योंकि मूक फिल्में होती थी, उनकी शूटिंग जो होती थी वो दिन के समय कर ली जाती थी, क्योंकि उसमें जो है सनलाइट का होना यानी सूर्य के प्रकाश किरण होना अनिवार्य था। लेकिन अब जब बोलती फिल्म बनाई जा रही थी, इस समय इनकी शूटिंग जो होती थी वो रात के समय करनी पड़ती थी। इस दौरान इनको जो है कृत्रिम लाइटों की व्यवस्था करनी पड़ती थी, इस तरह जाकर इनकी शूटिंग होती थी। अब देखिए इस समय के बाद जैसे इस फिल्म रिलीज होती है, फिल्म के बाद जब इसकी डिमांड बढ़ती है कि भारत में ऐसी फिल्मों का दौर शुरू होने लग गया है, जब फिल्मों में हमारे कलाकार जो हैं हमसे बातचीत करते हुए यानी बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो इनकी अब फिल्म थी जो आलम आरा फिल्म है, ये जो है अरेबियन नाइट्स के तहत इसको बनाई गई है। अरेबियन नाइट्स में होता है कि कुछ कहानियाँ जो भारत में हमारे जो पुराने ग्रंथ रहे हैं या ऐसी महत्वपूर्ण किताबें रही थी जिसको कुछ एक सोशल मैसेज जो देती है, तो उसको क्या करा, जो हमारे यहाँ पे आपने देखा था कि जब मुगल या बाहर से जितने आए थे शासक आए थे, उसके साथ साथ कई साहित्यकार भी आए थे, तो उन्होंने क्या किया ना, यहाँ के ग्रंथों को, यहाँ की किताबों को पढ़ा, उनको काफ़ी अच्छी लगी, तो उन्होंने सोचा कि हमारे लोगों के लिए भी काफ़ी बेहतर है, तो उन्होंने क्या करा, अपनी भाषाओं में उन किताबों का, उन ग्रंथों का अनुवाद किया था। तो उनकी जो कहानियाँ मिलती है उसको अरेबियन नाइट्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ की हम बात कर रहे हैं। अब आगे देखिए धीरे धीरे इसमें कहानी में हम बात करें कि जब फिल्म के बारे में सोचा था, तो इसकी जब अब लीड रोल में जो इसकी जो नायिका रही थी उसको जुबेदा को लिया था, और इसके बाद जो एक्टर रहे थे इसमें नायक जो थे उनको विट्ठल को लिया गया था। लेकिन विट्ठल के साथ एक दिक्कत थी, क्योंकि यहाँ जो हम फिल्म की बात करें आलम आरा, इसमें देखिए 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया था, हिंदी और उर्दू को, इसको मिक्स करके जो भाषा बनाई थी उसको हिंदुस्तानी भाषा के नाम से बताया गया था। तो विट्ठल जी को यहाँ क्या दिक्कत आती थी कि उनको उर्दू नहीं आती, इस कारण से उनको क्या कर दिया, इस फिल्म से हटा दिया गया था। लेकिन आगे था कि अपना अपमान सहन नहीं कर पाते, उन्होंने क्या कर दिया, मुकदमा कर दिया, और मुकदमा जीत जाते हैं और भारत की एक सुप्रसिद्ध फिल्म के क्या बनते हैं, नायक बनते हैं। इसके आगे हम देखें धीरे धीरे दौर आगे बढ़ता है, तो फिल्मों में अब हमारे कौन सी कहानियां लेनी शुरू हुई थी, तो उन्होंने अब हमारी पौराणिक कथाओं को लेना शुरू कर दिया था, जो हमारे ईश्वरीय देवताओं से जो संबंधित होती थी, उनकी कहानियां जो फिल्मों के माध्यम से बताई जाती थी। कुछ अरबी प्रेम कथाएं होती थी, जैसे आपने बहुत सी अरबी प्रेम कथाओं के बारे में सुना था, जिसमें आप बात करते हैं जैसे अली बाबा 40 चोर रही है या अलादीन का चिराग, ये कुछ फिल्में हैं जो वहाँ की संस्कृति को बताती है, और कुछ जो है झलक इसमें प्रेम कथाओं का भी मिलता है। भारत में ऐसी कई प्रेम कथाओं से रही है, जिसमें एक बड़ी फिल्म जो भारत की रही थी मुगले आजम में देखा था कि जब अकबर, उसका बेटा सलीम और अनारकली का जो रोल रहता है, तो भारत में ये कई सारी फिल्में जो रही थी प्रेम कथाओं का आधार बनाकर लिखी गई थी। इसके आगे बात करें कि जब फिल्म रिलीज़ हो जाती है, काफ़ी समय तक चलती है, तो काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं, तो इसके साथ धीरे धीरे बदलाव क्या आता है। अब हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म उद्योग जो है, उसमें बड़ा सा बदलाव ये आता है कि अब जो है तकनीक का सहारा भी लेना पड़ रहा था। तकनीक का विकास धीरे धीरे हमारे यहाँ होता रहा, लेकिन उसका विकास भी बढ़ता जा रहा था। इसके साथ साथ हम ये देख रहे थे कि अब जितने कलाकार थे, अब उनको पढ़ा लिखा होना भी जरूरी हो गया था, क्योंकि पहले के मूक फिल्मों में तो ये होता था कि पढ़े लिखने की जरूरत नहीं, उनको हाव भाव आना चाहिए। अब यहाँ पर आपस में बातचीत करते हुए दिखाया जाएगा, क्योंकि उनको एक्टिंग करने से पहले उनको कुछ पढ़ना भी पड़ेगा। तो यानी अब फिल्मों के साथ साथ एक्टिंग करने वालों की भी क्या हो गई, पढ़े लिखे होने वालों की भी अहमियत काफ़ी बढ़ सी गई थी। धीरे धीरे हमने देखा कि अब जो है यहाँ पर जैसे स्टंट होता है, काफ़ी जो ये नायक नायिका, अभिनेता अभिनेत्री फेमस हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है कि अब लोग उनकी नकल करने लगे थे। फिर क्या आपने देखा था कि जैसे फिल्मों में आती है कि जैसे किसी की ड्रेसअप होती है, किसी की हेयर स्टाइल होती है, तो लोग उनको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उनके स्टाइल को क्या करते हैं, अपनाने लगते हैं। तो इस तरीके से भारत में जो एक बड़ा बदलाव जो हमने एक फिल्म से देखा था, हमने देखा था कि जो मूक फिल्में थी उसमें हम बड़े 2 शो की बात करते हैं। एक कार्टून चैनल आता था टॉम एंड जेरी का, आपने जरूर देखा होगा, काफ़ी पुराना सीरियल रहा था, उसमें कोई बोलता नहीं था, लेकिन उनके हवा ऐसे तो कि सुनवाए आ जाते। एक थी हमारी फिल्म जो हॉलीवुड से रिलेटेड थी, चार्ली चैपलिन जी की, तो उनके भी जो वीडियोस होते थे, उनकी भी जो फिल्में होती थी, उसमें भी किसी को बोलता हुआ नहीं दिखाया जाता, उसमें केवल हाव भाव के जरिए दिखा जाता था। और जो हमारी एक इंडियन जो पॉपुलर फिल्म थी ब्लैक, जिसमें रानी मुखर्जी ने एक
अंधे गूंगे बहरे का रोल जो किया था उसमें उन्होंने दिखाया था, भारतीयों में इतनी क्षमताओं का उसमें वर्णन जो था दिखाया गया था। तो ये रही थी हमारी कहानियों का आधार। उस आधार को लेकर जो हमारी जो निर्देशक रहते हैं अदिशा इमरानी ने, जो भारत में आकर काफ़ी जो प्रयोग उन्होंने स्टार्ट किया था, और उस दौर से लेकर आज तक की हम बात करें, आज 21वीं सदी की या आज के सन तक की बात करें, फिल्मों में इतना बदलाव आ चुका है और इतनी तकनीशियन का प्रयोग हो चुका है कि जो फिल्मों में पुराने समय में जो दिक्कतें आती थी, जो समय को लेकर, हर चीज़ को लेकर, आज उन कमियों को क्या कर लिया गया है, पूरा दूर कर लिया गया है।